तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आप सबके लिए खुशखबरी है कि आप सबके बेहद मांग पर एक नया बैच हमने शुरू किया है जो कि एलटीग्रेट और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। इस बैच की खास बात क्या है कि हम आपको प्री और मेंस के अप्रोच से पढ़ाते हैं और मेंस की कॉपी आप कैसे लिखें इसका आइडिया भी आपको बताते हैं। मेंस की कॉपी लिखकर आप हमारे पास भेजेंगे और उसमें से महत्वपूर्ण और अच्छी कॉपियां जो रहेंगी उनको सेलेक्ट करके हम आपके सामने पुनः लेकर आएंगे और बताएंगे कि इसमें आपने क्या अच्छा किया है, क्या कमी है और क्या सुधार की आवश्यकता है। तो अगर आप हमारे स्वतंत्रता बैच से जुड़ना चाहते हैं, जीएस का बैच अलग से उपलब्ध है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप हमें केवल व्हाट्सएप करें 9628959237 पर। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी, खुद व्हाट्सएप करेगी या कॉल करेगी। चलिए, सभी साथियों को जल्दी से सूचित कर दीजिए कि वो लोग आ जाएं और क्लास का लुत्फ उठाएं और जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनके जवाब आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। चलिए, तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। देखिए, आपके यहां एक पूरा टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम क्या है, पत्रकारिता यानी पत्र एवं पत्रिकाएं। आपके यहां एक टॉपिक है पत्र एवं पत्रिकाएं। अब यहां से एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल पूछा जाएगा। मतलब मेंस में भी सवाल इससे आएगा और प्री में भी इससे सवाल पूछा ही जाएगा। तो इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन, यहां इसका सही जवाब आपको देना है। जितने लोग आए हैं फटाफट लाइक कर दें और उसके बाद हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब यहां पर यह सवाल आ भी चुका है। इसका नाम हिंदुस्तान था। क्या नाम था इसका? हिंदुस्तान था और यह भारत के बाहर छपता था। यह इंग्लैंड से छपता था और 19वीं शताब्दी में यानी 1885 में काला कांकर से इसका 1885 में काला कांकर, जो कि प्रतापगढ़ में है, काला कांकर से इसका प्रकाशन शुरू हो गया। इसके संस्थापक जो थे राजा रामपाल सिंह थे, इसके संस्थापक थे। और हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में यह छपता था। हिंदी क्षेत्र का पहला पूर्ण दैनिक था। क्या विशेषता थी? हिंदी क्षेत्र का पहला पूर्ण दैनिक समाचार पत्र था। यह सवाल आ चुका है। यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि यह पहला दैनिक या पूर्ण दैनिक कौन था। यहां पर वर्तनी में भी काफी भिन्नताएं देखने के लिए मिलती थी। तो यहां से एक सवाल और पूछा जा सकता है, जैसे पूछा गया था कि हिंदी को मध्य देश की भाषा किस पत्र में कहा जाता था। उसी तरीके से इसमें शब्दावलियों में बहुत भिन्नता मिलती थी। तो यहां एक शब्दावली बहुत थी, जतना यानी जितना। तो इस पत्र में जितना के लिए जतना शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब आप देखिए, अगर आप अवधी बेल्ट से हैं तो अवधी भाषा में जितना नहीं कहा जाता, जतना तो आ रहा है ना, हम जानी थी जतना। तो इस तरीके से इस भाषा में जितना के बदली किसका प्रयोग किया जाता था? जतना का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? जितना के बदली जतना का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये इसके कुछ अलग थे।
अब इसका जो ज्यादा नाम था वह भारत के बाहर इस समाचार पत्र का ज्यादा नाम था, खास करके जो अरब देश थे वहां पर इसका काफी नाम हुआ था। संपादक जो थे वो कौन कौन इसके रह चुके हैं, संपादन काम किसने किसने इसका कर लिया है, तो एक तो थे मदन मोहन मालवीय जी ने किया, प्रताप नारायण मिश्र ने किया। एक सवाल जैसे पूछा जाता है कि इनमें से किसने हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन नहीं किया, इसके अलावा बाल मुकुंद गुप्त ने भी इसका संपादन किया है। तो इसी तरीके से अगर एक शब्द और देखें कितना, तो कितना को क्या कहा जाता रहा होगा, क्या तना, क्या तना ईमानदार हम जानी थी। मैनेजर अगर कोई शब्द रहा होगा मैनेजर, तो मैनेजर को हिंदुस्तान में क्या लिखा जाता था, म्यानेजर, म्यानेजर, यानी यह अपनी शब्दावलियों की भिन्नता की वजह से भी जाना जाता था, यानी जो वहां का एसेंट था, वहां की जो टोन थी, उसको भी ध्यान में यह रखता था। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह है इनमें से एक तथ्य गलत है, वह है, क्या है, कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। अब इसमें एक तथ्य गलत है, दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, यह तथ्य क्या है, गलत है। सच्चिदानंद हीरान वात्स्यायन अज्ञे थे। कौन थे, अज्ञे थे। दिनमान के पहले संपादक कौन थे, वह अज्ञे थे। और बाद में रघुवीर सहाय ने कई वर्षों तक इसका संपादन किया है। अब जो दिनमान पत्रिका है 1965 में शुरू हुई और यह एक प्रकार की पत्रिका जो थी साप्ताहिक थी, साप्ताहिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन नई दिल्ली से होता था। कहां से होता था, नई दिल्ली से होता था। हिंदी पत्रकारिता में यह ट्रेंड सेंटर मानी जाती थी। क्या कहा जाता था इसे, ट्रेंड सेंटर, यानी हिंदी पत्रकारिता में किस पत्रिका को ट्रेंड सेंटर माना जाता था, तो दिनमान पत्रिका को ट्रेंड सेंटर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ। अब बंगदूत जो है यह काफी महत्वपूर्ण है। तो बंगदूत जो है वो 1829 में प्रकाशित होता है और क्या था, यह साप्ताहिक था। क्या था, साप्ताहिक था। लेकिन साप्ताहिक में भी किस दिन को छपता था, तो यह रविवारीय था। क्या था, रविवारीय था, यानी रविवार को यह छपता था। पत्रिका थी ये कहां से, तो कलकत्ता से। कहां छपती थी, कलकत्ता से छपती थी। मजेदार सवाल यह है कि बंगदूत का प्रकाशन कितनी भाषाओं में होता था।
क्या सवाल पूछा जाएगा कि बंधदूत का प्रकाशन कितनी भाषाओं में होता था? तो यह बांग्ला, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी में भी ये छपती थी। बनारसी का मतलब भोजपुरी जो एसेंट है, लगभग उससे मिलते जुलते रूप में यह छपती थी। इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने बंगाल हेराल्ड के साथ देसी भाषा में 9 मई 1829 को शुरू किया था। इसके संपादक जो थे नील रत्न हालदार थे। कौन थे? नील रत्न हालदार थे। इसका अंग्रेजी संस्करण किस नाम से छपता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बंगदूत का इंग्लिश संस्करण, अंग्रेजी संस्करण किस नाम से छपता था? तो यह हिंदू हेराल्ड के नाम से छपता था। किस नाम से छपता था? हिंदू हेराल्ड के नाम से छपता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से मिले आप उसे नोट भी करते चलेंगे। तो हिंदी समाचार पत्र बंगदूत 1829 में छपा, बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी में छपता था, रविवारसीय था और हिंदू हेराल्ड के नाम से अंग्रेजी में भी यह छपता था। राजा राम मोहन राय ने इसको शुरू किया था, संपादक नीलरत्न हालदार थे। ठीक है, अगला सवाल, साहित्य भारती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जितनी नवीन पत्रिकाएं हैं वर्तमान की और जो पुरानी पत्रिकाएं हैं महत्वपूर्ण, क्योंकि पत्रिकाएं क्या करती हैं? क्रांति करती हैं। तो जितनी क्रांतिकारी पत्रिकाएं रही हैं उनसे सवाल पूछा ही पूछा जाना है। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें 4-5 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो इससे सवाल पूछा जाएगा और अभी से ध्यान में रख के आप इसकी तैयारी करेंगे। साहित्य भारती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? अब ध्यान रखिएगा कि साहित्य भारती पत्रिका जो है यह अखिल भारतीय पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? अखिल भारतीय पत्रिका है। और यह किसके द्वारा निकलती है? आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित होती है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है हिंदी साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना। भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य दोनों को बढ़ावा देने का काम यह करती है। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, ठीक है, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। वर्तमान में कहां से होती है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम क्या है? बताइए। हंस पत्रिका, तो ये प्रेमचंद ने इसकी स्थापना की, संस्थापक थे ये। और
इसका जो क्रम रहा, पहले संपादक प्रेमचंद, मासिक पत्रिका थी। 1986 से 2013 तक राजेंद्र यादव। मुख्यतः ये जो है गद्य साहित्य को बढ़ावा देने वाली एक पत्रिका है। महात्मा गांधी और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी और गांधी जी ने भी इसका संपादन किया था। तो सवाल पूछा जा सकता है कि बिना रिजल्ट आए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट हाथ में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पूछा जा सकता है कि इनमें से किसने हंस पत्रिका का संपादन नहीं किया, तो गांधी जी और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने इसका संपादन किया है। प्रेमचंद की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र अमृत राय ने भी इसका संपादन किया था। किसने किया था? अमृत राय ने संपादन किया था। और प्रेमचंद की जयंती 31 जुलाई 1986, ध्यान रखिएगा, इसका पुनः प्रकाशन 31 जुलाई 1986 प्रेमचंद के जन्मदिन पर ही इसका पुनः प्रकाशन राजेंद्र यादव ने शुरू किया था। अब 2013 में जब राजेंद्र यादव की मृत्यु हो गई तो रचना यादव जो है इसके प्रबंध निदेशक हैं और संजय सहाय इसके संपादक हैं। वर्तमान में संजय सहाय इसके संपादक हैं और प्रबंध निदेशक रचना यादव जो कि उनकी पुत्री हैं। हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्थ कहां से प्रकाशित होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब यह भारतीय भाषा परिषद, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से इसका संपादन किया जाता है। कई बार संस्था पूछ लेती है। ठीक है, यह 1995 से लगातार प्रकाशित होने वाली पत्रिका है और पाठक वर्ग को हिंदी साहित्य से जोड़ना और विभिन्न विधाओं से उनको परिचित कराना, यह इस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य है। 10 रूपकम के लेखक कौन हैं? चलिए बताइए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 10 रूपकम। अब देखिए, इसमें बहुत दिमाग आपको नहीं लगाना, ट्रिक लगानी है। तो इसमें देखिए कि 10 रूपकम का उत्तर भी इसी में ही छिपा है। इसके नाम से मिलता जुलता नाम। तो 10 रुपया क्या है? धन है, धनंजय। 10 रूपकम धनंजय। अब ये क्या है कि नाट्य के 10 रूपों के लक्षण
इसमें क्या है, नाट्य के 10 रूपों का लक्षण करने वाला एक ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में है और विष्णुपुत्र धनंजय इसके रचनाकार हैं, जो मुंजराज के सभासद थे। किसके? मुंजराज के सभासद हुआ करते थे और इसकी अधिकांश कारिकाएं अनुष्टुप छंदों में लिखी गई हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना कि इसकी टीका किसने लिखा, यह कई बार सवाल पूछा गया। तो इन्हीं के छोटे भाई थे, किसके? धनंजय के। अब आप देखिए तो नाम कैसे रखा जाता है आजकल, आजकल तो कम हो गया, पहले एक जैसे नाम रहता था। अब जैसे मेरा नाम अंबरीश, मेरे छोटे भाई का नाम अनूप, तो एकदम सिमिलर नाम रखा जाता था, प्रयास किया जाता था। तो यहां पर इनका नाम तो धनंजय था, तो इनके छोटे भाई का नाम क्या रख दिया गया? ध्वनिक रख दिया गया। अब बड़े भैया ने जो किताब लिखी 10 रूपकम, उसकी कारिका को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने अवलोक वृत्ति टीका लिखी। क्या लिखी? अवलोक नामक वृत्ति टीका लिखी। अब देखिए यूपी टीसीटी पीजीटी में अगर आप देखिए तो टीकाएं खूब पूछी जा रही हैं, तो टीका के दृष्टिकोण से भी यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि यह 10 रूपकम शब्द, अब एक चीज तो आपको यह मालूम चल गया कि 10 रूपकम ग्रंथ किस पर आधारित है, तो नाटक पर आधारित है, क्लियर हो गया। तो जैसे आप किसी का नाम रखते हैं तो कुछ ना कुछ आइडिया तो रहता है कि मैं कैसे नाम रखूं ना। आजकल जैसे प्रेमिकाएं कैसे नाम रखती हैं प्रेमियों का? ऊ की मात्रा लगाकर। अगर वो प्रेम में है तो हर चीज में ऊ की मात्रा लगा देंगी। जैसे वो प्रेम में है और प्रेमी को या पति को कहना है कि आप केला खा लीजिए, तो क्या कहेंगी? ले मेरा बच्चा केलू नहीं खाएगा क्या? लो केलू खा लो, केलू कहेंगे। इसका मतलब यह है कि अपनी तरीके से क्या किया जाता है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है। हमारा उद्देश्य यहां से क्या था कि नाम जो आ रहा है उसका कुछ ना कुछ आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। तो जो ये 10 रूपकम नाम लिया इन्होंने, वो कहां से प्रभावित होकर लिया, यह भी एक सवाल यहां पर बनता है। 10 रूप विकल्पन, 10 रूप विकल्पन। अब भरत मुनि ने जो लिखा, एक ग्रंथ लिखा नाट्य शास्त्र, और उसी नाट्य शास्त्र के 20वें अध्याय को उन्होंने लिखा 10 रूप विकल्पन, 10 रूप विधान। क्या लिखा? 10 रूप विधान लिखा। और इसी 10 रूप विधान शब्द से प्रभावित होकर 10 रूपकम शब्द का निर्माण करके धनंजय ने इसका नाम 10 रूपक रख दिया। मजेदार बात देखिए कि जो 10 रूपक ग्रंथ है इसमें कितने अध्याय हैं, तो 4 अध्याय हैं। लेकिन संस्कृत में जितनी रचनाएं लिखी गई हैं सब में अध्याय उसको नहीं कहा जाता, सबको अध्याय नहीं कहा जाता। जैसे कुछ को कल्लोल कह दिया जाता है ना, तो वैसे ही 10 रूपकम के जो 4 अध्याय हैं, अध्यायों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इन्हें आलोक कहा गया। क्या कहा गया? इन्हें आलोक कहा गया। ध्यान रखिएगा,
आलोक कहा गया, इसीलिए धनिक ने इसका नाम क्या रखा? अवलोक वृत्त टीका रखा। भैया अगर किसी का इतिहास जानते रहोगे तो बड़ा मजा आता है उसको याद करने में, आज सारी चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको यह नहीं मालूम हो कि भैया ये धनिक किसके भाई थे, धनंजय किसके दरबार के थे, धनंजय ने एक ग्रंथ कैसे लिखा और धनिक ने उस पर टीका का नाम अवलोक ही क्यों रखा, ये सारी चीजें अगर आपको इतिहास के रूप में मालूम चल गई तो बड़ा मजा आता है भाई याद करने में, और हमेशा से यह याद हो जाता है। ठीक है। अब इन्होंने एक काम और किया, 10 प्रकार के रूपक बताए, और इसमें इन्होंने नायिका वर्णन भी किया है। क्या किया है? नायिकाओं का वर्णन और रस का वर्णन और 10 प्रकार के रूपकों का भी वर्णन यहां पर यह करते हैं। अब कभी भूलेंगे 10 रूपक धनंजय धनिक? बोल दो गुरु, अगर अब वो भूल जाए तो फिर पढ़ाना बेकार है मेरा। चलिए अगले सवाल पे, चंद्रालोक के रचनाकार कौन हैं? चंद्रालोक, अब देखिए ये जो चंद्रालोक वाले रचनाकार हैं, इनको एक नाम और दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पीयूष वर्ष। अब देखिए 3 लोगों को, पागल, प्रेमी और कवि, पागल, प्रेमी और कवि, तीनों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है कि पता नहीं कब क्या बोलने लगेंगे और क्या कह देंगे, कुछ नहीं मालूम होता। पागल, प्रेमी और कवि तीनों को एक श्रेणी में रखा जाता है। तो आप देखिए कि ज्यादातर लोगों का एक से अधिक नाम होता है। कवियों का नाम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय वहां पर चुनाव हुए, तो अगर किसी का बड़ा अच्छा नाम है, मान लीजिए किसी का नाम है चंद्रशेखर, तो लोग जब चुनाव लड़ते थे तो कहते थे भैया एक उपनाम कोई बता दीजिए जिसमें थोड़ा सा टार्क हो। तो ऐसे नाम रखा गया चंद्रशेखर भैया उर्फ बिल्ला। तो लोग प्रचार किस नाम से करते थे? बिल्ला भैया जिंदाबाद, बिल्ला भैया जिंदाबाद। हमको लगता था हद है, नाम इतना बढ़िया है चंद्रशेखर और प्रचार किस नाम से हो रहा? बिल्ला भैया। तो वैसे ये कवि जो होते हैं इनके भी एक से अधिक नाम होते हैं। और जो पीयूष वर्ष हैं, यानी पीयूष की वर्षा करने वाले जो हैं, उनको जयदेव कहा गया। क्या कहा गया? जयदेव कहा गया। और यह मुख्य तौर पर जैसे चंद्रालोक दिया गया है, चंद्रालोक जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, यानी यह अलंकारों का वर्णन करता है। अब कहीं भी अगर चंद्रा शब्द आ जाए तो आप तुरंत बता देंगे कि यह अलंकारों का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। ठीक है। अब प्रसन्न राघव एक रचना मिलती है। क्या मिलती है? प्रसन्न राघव। अब जो प्रसन्न राघव नाम की रचना मिलती है वह भी जयदेव की है, लेकिन जयदेव ने इसकी रचना पीयूष वर्ष के नाम से की है। किस नाम से की है? पीयूष वर्ष के नाम से। अरे यार लाइकवा जाए कह दो भैया, हमरो दुकानदारिया चलन दिया हो लोगन। लाइक तो आप लोग करते ही नहीं है, इतना तेज तेज चिल्ला के पढ़ा रहा हूं। पहले जब गुरुजी पढ़ाते थे तो कहते थे कि ऐसा है कि घी घर से लेकर आया करो, घी लेकर आओगे तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट घी लेके आते थे। आजकल तो घी मिलता ही नहीं है ना, न चेला के यहां घी है न गुरु के यहां। कम से कम लाइक तो है यार, लाइक कर दिया करो। तो ये पीयूष वर्ष के नाम से इन्होंने इसका किया था। अब ये जितने भी हिंदी के ग्रंथ मिलते हैं, ज्यादातर ग्रंथों में जिसने भी अलंकार का निरूपण किया है वह चंद्रालोक के आधार पर किया है। चंद्रालोक उसका आधार ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा,
एक जयदेव जो हैं आपको मिलते हैं, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था गीत गोविंद। तो गीत गोविंद की रचना करने वाले जयदेव दूसरे कोई हैं, ठीक है। जयदेव जो हैं गीत गोविंद की रचना करने वाले दूसरे जयदेव हैं, और यह जयदेव दूसरे हैं। तो यह भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां एक चीज और पूछा जाता है कि इसमें चंद्रालोक में रूपक के 4 भेद बताए गए हैं। रूपक के 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? सोपाधिक, सोपाधिक एक उन्होंने नया भेद बताया। सादृश्य दूसरा भेद बताया। आभास तीसरा भेद बताया, और रूपित चौथा भेद बताया। यह रूपक के उन्होंने 4 नए भेद बताए हैं चंद्रालोक में। तो यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। चंद्रालोक के अध्यायों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अगर इसका जो सही जवाब दे देगा गुरु, अब ही रसगुल्ला खिलाएंगे। फटाफट कमेंट करके बताइए कि चंद्रालोक के अध्यायों को किस नाम से जाना जाता है। हां, ये संस्कृत के आचार्य हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए, रसगुल्ला तुरंत ले जाइए, ठीक है। बहुत दिन हो गया आप लोगों को रसगुल्ला नहीं खिलाए हैं, तो हमने कहा रसगुल्ला खिला देते हैं। मैं तो कॉफी पी रहा हूं, आपको रसगुल्ला खिलाऊंगा। चलिए फटाफट बता दीजिए। अरे गुरु आलोक चंद्रालोक का बताएं। चंद्रालोक, चलिए अब यानी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसको किस नाम से विभक्त किया गया। कोई सही जवाब नहीं आया है। किसका आ गया है? टाइम टू एक्सप्लोर मल्टी सीरीज। वाह भाई वाह। तो भैया आप कौन है? आइए लेके जाइए अपना रसगुल्ला। ये पीला वाला रसगुल्ला जिसको राजभोग के नाम से भी जानते हैं लोग। चलिए, तो आपका नाम बड़ा कठिन है, टाइम टू एक्सप्लोर। हिंदी में अगर कहें तो आपका नाम समय है। तो भैया समय ने आज यह सही जवाब देकर, मायूख सही जवाब देकर आज का ये पीला वाला रसगुल्ला जीता है। आपको बधाई हो। अगला सवाल, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अलंकार की यह परिभाषा किसकी है? अलंकार की यह परिभाषा किसकी है? चलिए बताइए। काव्य के शोभाकारक धर्म जो है वह अलंकार किसने कहा है? तो आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। जो गुण काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार अलंकार यानी
आभूषण किसी स्त्री का सौंदर्य बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अलंकार काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं। ठीक है, काव्य शोभा करान का मतलब है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। अलंकार यानी जो वो गुण जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। और यह किसके द्वारा कहा गया? तो आचार्य दंडी के द्वारा कहा गया। कैसे याद रखेंगे? तो भैया शोभा कैसे बढ़ेगी? जब डंडे से मार खाएंगे। अब यह एक और चीज यहां पूछा जाता है, एक चीज और पूछा जाता है कि दंडी ने कुल कितने अलंकारों की चर्चा की? तो दंडी ने भैया 39 अलंकारों की चर्चा की, जिसमें 35 धन 4, जिसमें 35 धन 4 का विभाजन मिलता है। 35 जो उनके अलंकार हैं, अर्था हैं, और 4 शब्दा हैं। ये अर्था हैं और यह शब्दा हैं। यानी टोटल उन्होंने 39 अलंकारों की चर्चा की थी। ठीक है, अब यहां एक चीज और पूछा जाता है कि भैया बता दो कि दंडी ने 4 कौन से शब्द अलंकारों की चर्चा की? तो अर्था वाला तो बहुत ज्यादा है गुरु, शब्दा वाला पूछ लेगा कि शब्दा वाला कौन कौन सा है? तो उन्होंने शब्दा में अनुप्रास को महत्व दिया, यमक को महत्व दिया, तीसरा अलंकार चित्र को महत्व दिया, चौथा प्रहेलिका को महत्व दिया। अब इसमें से भी ये जो 2 अलंकार है उतने महत्वपूर्ण नहीं है, अनुप्रास और यमक। पूछेगा किसको कि अर्थ शब्दा अलंकार के अंतर्गत किसने चित्र एवं प्रहेलिका को महत्व दिया? तो चित्र अलंकार एवं प्रहेलिका अलंकार को आचार्य दंडी ने महत्व दिया। अब दंडी का समय मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, आप सबको याद होगा। दंडी का मतलब होता है दंडी, यानी 1 डंडी, 2 डंडी और 3 डंडी। जिस गिनती में 3 डंडी हो, यह हो जाता है दंडी का समय। ठीक है, आचार्य दंडी संस्कृत भाषा के संबंध में इनका परिचय हम प्राप्त करते हैं। अब इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा, क्योंकि आपके यहां संस्कृत साहित्य भी है, तो अवंती, अभी यहां तो हम काव्य शास्त्र देख रहे थे, लेकिन अवंती सुंदरी कथा के आधार पर इनके जीवन के विषय में ही प्रमाण मिलते हैं। और ये चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन के निकट के माने जाते हैं। इनकी रचनाओं को हम कैसे याद रखें? तो देखिए, काव्यादर्श, काव्यादर्श। देखिए, अगर आपका बच्चा आदर्श नहीं है, आदर्श कार्य नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? उठाएंगे डंडी और लह डंडी तह डंडी फटाफट डंडी। तो कैसे याद रखेंगे? काव्य का आदर्श कैसे बनेगा? डंडी मारने से। और वो बच्चे को डंडी कम मारेंगे जब वो किसी सुंदरी के चक्कर में फंस जाएगा। तो क्या कहोगे? लह डंडा तह डंडा ना, तो कहोगे तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, एलटी ग्रेड की परीक्षा देने की है, और तुम सुंदरी के चक्कर में पड़ गए। तो यानी दंडी से भी हम आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा। अब एक चीज और, ये कौन लोग थे? तो थे 10 कुमार, 10 कुमार चरितम। अब ये 10 कुमार जो थे एलटी की परीक्षा छोड़कर क्या करने लगे? अवंती सुंदरी के पीछे पड़ गए। तो इनको डंडे डंडा पीटा गया, फिर ये आदर्श बन गए। इन्होंने आदर्श काम अपने जीवन में शुरू कर दिया। ठीक है, अब ऐसे अगर आप इसको याद करें तो बहुत बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। ठीक है,
तो भैया हम ऐसे ही चीजों को आपको मजे मजे में पढ़ाते हैं, बहुत सीरियस में नहीं रह पाता कि मुंह फुला के और एकदम ऐसे करके लिखता चला जाऊं, बोलता चला जाऊं। देखिए, पढ़ना पढ़ाना दोनों बहुत कठिन काम है, नीरस काम है। तो मैं बहुत मजे लेके पढ़ता हूं और मजे लेके ही पढ़ाता हूं। उद्देश्य है कि आप सबको यहां पर सिलेक्शन मिले। चलिए, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की? अब गुरु, ये एकदम मजेदार सवाल है। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किसने की? इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा। रस निष्पत्ति में भावकत्व और भोजकत्व, बताइए। इस पर भी मतलब एक सवाल हमेशा बनता है, एक सवाल यहां पर हमेशा बनता है। चलिए, आज से इस सवाल को याद कर लेंगे। अब देखिए, भावकत्व और भोजकत्व, क्या शब्द आया है? भावकत्व और भोजकत्व अगर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? भाव, भोज। भोज शब्द को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? भोज शब्द को। देखिए, जितने नायक हैं वो क्या करते हैं? भोज करते हैं। जितने नायक मतलब हीरो हीरोइन है, बड़ा बड़ा भोज कर देते हैं कि आओ खाओ तुम भंडारा ना, और बहुत भाव से करते हैं। तो भाव से भोजन कौन करवाता है? नायक करवाता है। ऐसे याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा और कभी गलती नहीं होगी। इसी तरीके से अगर यहां पर और सवाल पूछा जाए कि निष्पत्ति का अर्थ भट्टनायक ने क्या दिया है, तो ये ऐसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि एक नायक था, वो अपनी भुक्ति के लिए, क्या एक नायक था, वो अपनी भुक्ति के लिए लोगों को भाव से भोजन करवाता था। यानी एक नायक अपनी मुक्ति के लिए, एक नायक अपनी मुक्ति के लिए, भुक्ति यानी मुक्ति, ऐसे याद रखेंगे, भुक्ति के लिए भाव से लोगों को भोजन करवाता था। याद हो गया? अब भोजन आप करवाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके यहां अगर कभी भोजन करवाया जाता है तो मम्मी क्या कहती हैं? जैसे आपने फोन किया, मम्मी हम 2-3 दोस्त आ रहे हैं, खाना बना के रखना। तो मम्मी क्या कहेंगी? सबसे पहला सवाल, कितने लोग हो, कितने आदमी हो, यानी सांख्य दर्शन। ठीक है? तो एक नायक जो है, एक नायक अपनी भुक्ति यानी मुक्ति के लिए लोगों की संख्या निर्धारित करके बहुत भाव से भोजन करवाता है। हमेशा के लिए याद हो जाएगा। भुक्ति क्या है? निष्पत्ति का अर्थ है। संयोग का अर्थ क्या है? भोज्य भोजक संबंध हो गया। दर्शन कौन सा हो गया? सांख्य दर्शन हो गया। अब वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसने भोग किया है, बहुत ज्यादा भोग विलास किया है, भोगवाद या भुक्तिवाद। फिर से समझिए, एक नायक था, उसने अपने जीवन में बहुत ज्यादा भोग विलास कर लिया, तो उसकी भुक्ति यानी मुक्ति के लिए बहुत ही भाव से भोजन करवाता है और लोगों की संख्या गिन के भोजन करवाता है। अब इस ट्रिक से अगर आप इसको याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। भट्टनायक, सिद्धांत भोगवाद, दर्शन सांख्य दर्शन, संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति। मजा आया? एकदम से सारी चीजों को हमने कनेक्ट कर दिया कि आप आसानी से इसको याद रख सकें। इसी तरीके से आप संकुक वाला मैं आपको याद करा देता हूं और वादा करता हूं कि संकुक वाला भी आपको कभी नहीं भूलेगा। अब शंकुक वाला हमें एक चीज याद रखना है, एक शंकु को मन में रखकर ही शंकुक को याद रखना है। ठीक है? शंकुक में अगर इस शंकु को हम
उल्टा कर दें, शंकु को क्या कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। और इस शंकु में एक डंडिया मिटा दें तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। यानी शंकु का समय क्या है, 9वीं शताब्दी है। शंकु का समय क्या है, 9वीं शताब्दी है। तो एक व्यक्ति है वो बहुत न्यायप्रिय है। कैसा व्यक्ति है, बहुत ही न्याय प्रिय है। लेकिन न्यायप्रिय लोगों के साथ बड़ा डर भी रहता है कि बाहर अगर दिख जाओगे तो तुमको पकड़ के कूट देंगे। तो वह न्यायप्रिय व्यक्ति था, तो वो क्या करता था, हमेशा न्याय करता था। इसका मतलब इनके दर्शन का नाम क्या है, न्याय दर्शन। तो अब ये डरे रहते थे कि अगर मैं बाहर दिखूंगा तो मुझे कोई पकड़ के कूट देगा, इसलिए ये क्या करते थे, इस शंकु से बाहर निकलते थे और अनुमितिवाद किसी भी चीज का न्याय करके अनुमति दे देते थे और फिर अनुमति देकर क्या करते थे, उसी शंकु में घुस जाते थे। और ये जो न्याय देते थे, कैसे देते थे, अनुमाप्य और अनुमापक संबंध से। कैसे देते थे, अनुमाप्य और अनुमापक संबंध से। तो कोई भी राजा या कोई भी जो न्याय देता है, किस आधार पर देता है, अनुमान लगाकर ही तो देता है मेरे भाई। एग्जैक्ट वो अपनी घटना को देखने के लिए वहां खड़ा थोड़ी रहता है। यानी एक व्यक्ति है जो बहुत न्यायप्रिय है, यानी न्याय दर्शन, वो न्याय देने के लिए यानी अनुमति देकर फिर शंकु में घुसता है। और वो न्याय किस आधार पर देता है, अनुमाप्य और अनुमापक संबंध के आधार पर देता है, यानी संयोग का अर्थ यह हो गया। और वह बाहर क्यों निकलता है, निष्पत्ति का अर्थ बनाने के लिए, यानी अनुमति देने के लिए। किस लिए निकलता है, तो अनुमिति देने के लिए वो बाहर निकलता है। अनुमितिवाद दर्शन हो गया, संबंध अनुमाप्य और अनुमापक हो गया, न्याय दर्शन हो गया। ठीक है, अब यह आपको हमेशा याद रहेगा। और इनके साथ एक और सवाल बनता है, चित्र तुरंग न्याय। क्या बनता है, चित्र तुरंग न्याय। अब इनके पास एक घोड़ा था, किसके पास, शंकुक के पास। तो शंकुक के पास जो घोड़ा था, उस भाई आपके पास जो चीज है उसी से तो उसका आप उदाहरण बताएंगे। तो इन्होंने घोड़े का उदाहरण लेते हुए बताया कि जिस प्रकार से चित्र का घोड़ा वास्तविक घोड़ा नहीं होता, उस प्रकार राम का रोल करने वाला या राम का अभिनय करने वाला जो नायक है वो राम नहीं होता। इन्होंने क्या बताया कि जिस प्रकार से चित्र का घोड़ा वास्तविक घोड़ा नहीं होता, उसी प्रकार राम का अभिनय करने वाला व्यक्ति राम नहीं होता। यानी राम का अभिनय करने वाला व्यक्ति कैसा है, चित्र के घोड़े के समान है। यह इन्होंने अपना दर्शन दिया। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है, वेरी गुड। चलिए, तो आपको जो भी चीज सबसे कठिन लगती है, जो पढ़ने के बाद भूल जाती है, मेरे पास आइए, आपको मैं क्लास में ही याद करा दूंगा, प्री और मेंस के अप्रोच से याद करा दूंगा और कभी भी वह नहीं भूलेगा। हां, लेकिन एक चीज है कि पढ़ना पड़ेगा साथी। मुंह दिखाई घूंघट उठा के पढ़ने से चयन नहीं होता है कि आए आप दुल्हन का मुंह देखे, 10 रुपया दिए चले गए। जब से एलटी का फॉर्म आया है, लोग हर एक यूट्यूब चैनल पे घूम रहे हैं, हर एक हिंदी पढ़ाने वाले टीचर के पास जा रहे हैं, घूंघट उठा के उसका मुंह देख रहे हो, 10 मिनट में वहां से भाग निकल रहे हैं। चयन इस आधार पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनकृति पुनः क्वापि। मैंने कई बार इसको बताया है। अब एक चीज यहां और आप अच्छे से समझ के याद रखिएगा कि मेंस में इन सारी परिभाषाओं पर टिप्पणी लिखने के लिए सवाल आ सकता है। क्या आ सकता है, टिप्पणी लिखने के लिए कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनकृति पुनः क्वापि, परिभाषा पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या सवाल आएगा, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनकृति पुनः क्वापि पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब यहां पर एक एक चीज को हमें अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। तद दोषो क्या है, शब्दार्थो क्या है
और सगुणावलंकृति क्या है यह आपको बताना पड़ेगा। जब आप बताएंगे तभी यह काम हो पाएगा। वाक्य में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। दोष कैसा है? जैसे श्रुति कटुत्व दोष, च्युत संस्कृत दोष, ग्रामत्व दोष, इस प्रकार का कोई भी दोष आपके यहां नहीं होना चाहिए। अगर दोष है इसका मतलब वह समस्या है। तो तद दोषो शब्दार्थो सगुणावंकृति पुनः क्वापि, इसका मतलब उसमें दोष नहीं होना चाहिए। इसके बाद सगुण यानी गुण के साथ होना चाहिए। जैसे कौन कौन से गुण हैं? तो गुण कौन से हैं? ओज, प्रसाद, माधुर्य। ऐसे आप जब इसका टिप्पणी लिखेंगे तो बताएंगे कि तद दोषो शब्दार्थो, शब्द और अर्थ से युक्त होना चाहिए, उसमें दोष नहीं होना चाहिए। दोष कैसे हैं? शब्द दोष, अर्थ दोष, पद दोष, वाक्य दोष, ये सारे दोष नहीं होने चाहिए। और दो चार दोषों का नाम भी बता देंगे और एक दो दोष की परिभाषा भी दे देंगे। जैसे मरम वचन सीता बोला, क्या लिखेंगे? मरम वचन सीता बोला। तो आप क्या बताएंगे भाई? यहां पर बोला न होके बोली होना चाहिए। इसी प्रकार से आप इसमें गुण बता देंगे कि गुण होना चाहिए, ओज, प्रसाद, माधुर्य इत्यादि गुण भी होना चाहिए। इसके अलावा अलंकार भी होना चाहिए। बिना काव्य का अलंकार, बिना अलंकार के काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह भी चीजें इसमें होनी चाहिए। ठीक है? दोषों से रहित, गुणों से युक्त, कहीं कहीं अलंकारों से रहित शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं। अब यह किसका कथन हो गया मेरे भाई? तो यह कथन हो गया मम्मट का। किसका कथन हो गया? मम्मट का कथन हो गया। ठीक है? भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? अभी अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था ना। तो यह सांख्य दर्शन पे, मैंने बताया ना, तो संख्या गिन के भोजन करवाते हैं, तो ये आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल, रसो वै सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? ठीक है, रसो वै सह। देखिए रसो लिखा है, रसो वै सह। ठीक है, यह कहां से लिया गया है? तैत्तरीय उपनिषद से। कहां से लिया गया है? तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। यह सवाल पूछा गया है कि रसौ वै सह शब्द यानी वाक्य कहां से लिया गया है? तो साथियों तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, रसौ वै सह। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर कहा गया वह जो है, रसो वह का मतलब हो गया रसो वै सह। वह सह का मतलब वह कौन है? वह का मतलब परमात्मा। अब यहां पर भी इस तरह से टिप्पणी वाले सवाल पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि रसौ वै सह पर एक टिप्पणी लिखिए। रसौ वै सह पर एक टिप्पणी लिखिए। वहां बताएंगे सह का मतलब वह का मतलब परमात्मा और रस का मतलब रस, अर्थात रस जो है वह परमात्मा है। क्या है? रस परमात्मा है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। लेकिन ये तैत्तरीय उपनिषद में जो लिखा गया उसका अर्थ क्या था? परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो आप बताएंगे कि तैत्तरीय उपनिषद में इसे बताया गया कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, जबकि विश्वनाथ ने पहली बार इसको संस्कृत साहित्य और काव्यशास्त्र के अर्थ में रस को परमात्मा मानने के लिए इस उक्ति का प्रयोग किया है। अर्थात परमात्मा का आनंद स्वरूप है और जो उसे प्राप्त कर लेता है आनंद को प्राप्त हो जाता है।
लेकिन यहां रस शब्द का जो अर्थ है आनंद, आनंद का स्रोत या आध्यात्मिक आनंद है। यहां पर इसका जो आध्यात्मिक आनंद है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में इसे आध्यात्मिक आनंद बताया गया, जबकि विश्वनाथ इसे काव्य का आनंद बताते हैं। ठीक है, समझ गए? तो अगर इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए तो तैत्तिरीय उपनिषद से जोड़ते हुए विश्वनाथ में रस की जो परिपाटी अवधारणा है, जिसमें रस में दो तरह का विभाजन चला, एक थे जो काव्य की आत्मा पर बात करते थे और एक थे जो काव्य के शरीर पर बात करते थे। तो जो आत्मावादी दर्शन थे उसमें रस सिद्धांत था, तो रस को मानने वाले यह कहते थे कि रस जो है वह काव्य की आत्मा है, और इसी अवधारणा को उन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद के इस श्लोक से जोड़कर रस को परमात्मा सिद्ध किया। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य था कि रस जो है वह परमात्मा स्वरूप है और रस जो है वह काव्य की आत्मा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। यह उक्ति आपने कई बार पढ़ी होगी और मजेदार सवाल है, तो लगभग सभी लोग इसका सही जवाब जानते होंगे। देव का कथन है, इन्होंने अभिधा को उत्तम काव्य कहा। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्त तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? अभी अभी मैंने इसी क्लास में आज इसको बताया था, श्री शंकुक ने। ठीक है, तो आज के सवाल यहीं तक। जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड नया बैच स्वतंत्रता के नाम से मिलेगा, जिसमें प्री और मेंस के अप्रोच से पढ़ाऊंगा, और ये वादा रहा कि क्लास में ही चीजों को, कांसेप्ट को क्लियर करवाऊंगा। बाद में पढ़ने की झंझट आपको घर पे नहीं छोड़ूंगा। पहले प्रयास में चयन चाहते हैं तो जुड़िए, व्हाट्सएप करिए 9628959237 पर। आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितने भी साथी हैं उनको भी बताइए कि 10:10 पर यह क्लास चलती है। क्लास से जुड़ें, आनंद लें और पहले बार में चयन अपना सुनिश्चित करें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।